नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है एक गांव का कहानी पालमपुर। तो इकोनॉमिक्स जो है वो आपके लिए बिल्कुल ही नया होगा, क्योंकि इससे पहले आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होगा। तो इसलिए फर्स्ट जो चैप्टर है आपके लिए आया है एक कहानी के रूप में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि यदि आपके पास इकोनॉमिक्स का बुक है तो बुक कृपया खोल लें, और साथ में अगर पढ़ते हैं और ये वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि ये जो पालमपुर है उस गांव का क्या कहानी है। तो सबसे पहले इस कहानी के माध्यम से इकोनॉमिक्स पढ़ाने का क्या मतलब है। तो इस कहानी के माध्यम से होगा क्या कि हम जो पालमपुर, जो कि एक काल्पनिक गांव है, इसके बारे में जब हम जानेंगे तो हमें प्रोडक्शन के बारे में, मतलब किस तरीके से कोई चीज़ का उत्पादन होता है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगा। तो पालमपुर एक ऐसा गांव है जहां की सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी, वो फार्मिंग है। मतलब वहाँ के लोग कृषि करते हैं, और भी जो छोटे मोटे कार्य में लोग संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं, जैसे कि डेयरी हो गया या फिर ट्रांसपोर्ट, ये सब छोटे मोटे वहाँ के कार्य हैं, लेकिन ये लिमिटेड स्केल में है। सबसे ज़्यादा लोग खेती ही करते हैं। और बहुत सारे एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसे कि हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे नेचुरल रिसोर्स हो गए, मैन मेड रिसोर्स हो गए। तो मैन मेड आइटम्स में ज़रूरत पड़ा, उसके बाद ह्यूमन इफोर्ट्स, यानी कि मनुष्यों का भी ज़रूरत पड़ेगा, पैसे का भी ज़रूरत होगा, मनी का भी। और जैसा कि हम लोग पालमपुर का स्टोरी पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि रिसोर्स क्या क्या है, और रिसोर्स को किस तरीके से कंबाइन करके हमारा जो आउटपुट है, यानी कि डिजायर्ड गुड्स है, उसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है इस कहानी का, कि अब गांव के बारे में हम जानेंगे कि गांव कैसा है ये पालमपुर। तो पालमपुर एक ऐसा गांव है जो कि अपने आस पड़ोस के जो भी गांव हैं, शहर हैं, उससे अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। मतलब जुड़ा हुआ होने का कारण क्या है कि वहाँ की सड़कें अच्छी है। तो उसके बगल में जो बड़ा सा गांव है, जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है, उस गांव का नाम है रायगंज। और वहाँ हमेशा हर एक मौसम में वो सड़कों से जुड़ा हुआ रहता है, उस रायगंज से। और उस गांव से, पालमपुर से नज़दीक का जो शहर है, छोटा सा शहर, जिसका नाम है शाहपुर। तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट यहाँ देख सकते हैं हम लोग सड़कों पे। तो सड़कों पे चलने वाले बहुत सारे ट्रांसपोर्ट हैं, जैसे कि बुल्लोक कार्ट्स हो गए, बैलगाड़ी, टांगा, बोगी। बोगी होता क्या है कि छोटा सा वुडन कार्ट्स होता है, जिसको कि भैंस वगैरह खींचती है, भैंस या फिर बैल, जिसमें कि गुड़ वगैरह लोड रहता है, जैगरी, और उसको मार्केट तक पहुंचाया जाता है। और कुछ मोटर व्हीकल्स भी यहाँ चलते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल्स हो गया, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स वगैरह भी यहाँ के सड़कों पे हम लोग देख सकते हैं। और इस गांव में लगभग 450 फैमिली हैं, यानी 450 फैमिलीज हैं अलग अलग कास्ट से रिलेटेड, जिसमें कि 80 जो फैमिलीज हैं वो अपर कास्ट से रिलेटेड हैं, और अधिकतर जो ज़मीन है गांव का वो इन्हीं के पास है। इनका जो मकान है वो भी बहुत बड़ा है, ईंटों का बना हुआ, और उस पर सीमेंट का प्लास्टरिंग है। और बाकी जो लोग हो गए, जैसे कि एससी एसटी जो दलित्स हैं, उनका जो पॉपुलेशन का 1/3 पॉपुलेशन इस चीज़ का है। और गांव में एक कॉर्नर में वो रहते हैं, मतलब गांव में एक छोटा सा जगह है जहाँ की उनका छोटा मोटा घर है। और उनका बहुत सारा जो घर है वो बना हुआ है या तो मिट्टी और जो पुआल है उससे, यानी कि फूस का घर है। और बहुत सारे घर ऐसे हैं पालमपुर में जहाँ इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, यानी कि बिजली का व्यवस्था वहाँ अच्छा है। तो बिजली से होता क्या है कि ट्यूबवेल्स चलाया जाता है फील्ड्स के इरिगेशन के लिए, और छोटे मोटे जो बिजनेस हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, मतलब बिजनेस में यूज होने वाले जो मशीन्स हैं वो। पालमपुर गांव में 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि सरकार चलाती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ की जो थोड़े बीमार जो लोग रहते हैं उनका इलाज होता है। तो इन सब डिस्क्रिप्शन से हम लोग को ये पता चल गया कि जो पालमपुर है वो बहुत ही अच्छा विकसित गांव है, जिस जो कि सड़क से जुड़ा हुआ है, जहां इलेक्ट्रिसिटी है, सिंचाई का साधन है, इरिगेशन है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, यानी कि जो भी फैसिलिटीज़ होना चाहिए किसी भी गांव के लिए, वो सारे फैसिलिटीज़ पालमपुर में हैं।
तो ये जो कहानी है वो एक इमेजिनरी विलेज का है, यानी कि काल्पनिक है, और बहुत सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज इस गांव में होते हैं, यानी कि उत्पादन। तो भारत के अधिकतर जो गांव हैं उनमें फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन है, यानी कि कृषि से ही सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए रहते हैं। और जो दूसरे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जिसको कि हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, कुछ छोटा मोटा सामान का उत्पादन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉपकीपिंग यानी दुकानदारी, ये सब छोटे मोटे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि गांव में होते हैं। तो कुछ जनरल थिंग्स प्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले किसी प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें चाहिए क्या, तो जो मेन एम है प्रोडक्शन का कि हमें क्या करना है कि गुड्स को प्रोड्यूस करना है, कोई भी सामान है उसका उत्पादन करना है, या फिर जो हम सर्विस देना चाहते हैं, किसी को भी सेवा देना चाहते हैं तो वो सेवा दें। तो इसके लिए 4 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के लिए। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गया लैंड या फिर दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट में आता है, यानी कि ज़मीन हमें चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट में लेबर यानी मजदूर चाहिए, इसमें वैसे लोग होंगे जो कि काम करेंगे। तो कुछ एक्टिविटी में वैसे लोग का ज़रूरत होता है जो कि अच्छा खासा पढ़े हुए वर्कर्स हों, जो कि ज़रूरी कार्य करते हैं, और कुछ जो मैनुअल वर्क रहता है वो मेनली मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वो भी कर सकते हैं। तो हर एक जो वर्कर है वो क्या करता है कि अपना परिश्रम देता है प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोडक्शन के लिए जो ज़रूरी परिश्रम है वो हर एक वर्कर देता है। जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो फिजिकल कैपिटल है, और इसमें बहुत सारे इनपुट्स हैं, यानी कि प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पे ये फिजिकल कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है। तो फिजिकल कैपिटल है क्या क्या, तो सबसे पहला फिजिकल कैपिटल है टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स। यानी कि क्या चाहिए, तो टूल्स चाहिए, मशीन्स चाहिए और बिल्डिंग्स चाहिए फिजिकल कैपिटल में। तो ये है क्या, और इसको फिजिकल कैपिटल के किस पार्ट में हम लोग रखते हैं। तो टूल्स मशीन जो है वो वेरी सिंपल टूल्स से लेकर के, जैसे कि फार्मर जो हो गए वो खेतों में हल का यूज करते हैं, वो भी एक तरीके का टूल ही है। अगर कुदाल का यूज करते हैं तो वो भी टूल ही है। और इस छोटे से टूल से लेकर के बड़े बड़े मशीन्स जैसे कि जनरेटर्स, टरबाइंस, कंप्यूटर्स, ये सब आ गए, तो टूल्स और मशीन्स हो गए। और बिल्डिंग्स जिसका कि हम लोग यूज करते हैं सालों भर, मतलब बहुत सालों तक यूज कर सकते हैं, और इन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि ये ऐसे कैपिटल हैं जो कि नष्ट होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि एक साल हम लोग यूज किए और फिर ये ख़त्म हो गया, फिर अगले साल हमें नया लेना पड़ेगा। तो ये सब फिक्स्ड कैपिटल है। जैसे कि कोई भी अगर हम बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए बिल्डिंग चाहिए, मतलब उस बिल्डिंग में जहाँ आपकी हमारा फैक्ट्री हो, फैक्ट्री में चलने वाला मशीन चाहिए, टूल्स चाहिए। तो ये सब जो है वो हमारे फिक्स्ड कैपिटल्स है। अब सेकंड जो होता है वो रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड, यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, तो कच्चा माल, जिससे कि हम आगे जो हमारा फाइनल डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है उसको बना सकें। और मनी, हमारे हाथ में पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा जो चीज़ है उसको खरीदना भी पड़ता है। तो प्रोडक्शन में क्या है कि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं, जैसे कि वीवर है, यानी कि कोई कपड़ा बुनने वाला है, उसको क्या रॉ मटेरियल्स का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको धागा की ज़रूरत पड़ेगा। अगर कोई पॉटर है यानी कि कुम्हार है तो उसको मिट्टी की ज़रूरत होगी। और मनी भी हमें हमारे हाथ में होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन के हर एक स्टेज में हमें क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। मतलब जिससे हम यार्न खरीद रहे हैं, धागा खरीद रहे हैं, या फिर कहीं से हम क्ले ला रहे हैं किसी के खेत से, तो उसे तो हमें पैसा देना ही होता है। तो जो पैसा है वो हमारे हाथ में रहना चाहिए, तभी तो हम अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे। तो रॉ मटेरियल्स और जो मनी है वो वर्किंग कैपिटल है, यानी कि ये ऐसा कैपिटल जो कि हम लगा दिए और वही हमारा वर्क करेगा। और हर बार प्रोडक्शन के हर एक स्टेज में इसका ज़रूरत पड़ता है, यानी जितना ज़्यादा हमें प्रोडक्शन करना होगा उतना ही ज़्यादा रॉ मटेरियल्स और मनी हमारे पास होना चाहिए। तो टूल्स के जैसा ही, टूल्स, मशीन और बिल्डिंग के जैसा ही ये भी प्रोडक्शन में अच्छा खासा हेल्प करते हैं, यानी कि पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। और फोर्थ जो रिक्वायरमेंट्स है वो नॉलेज, यानी कि हमारे पास ये नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल का यूज करके हम अपना डिजायर्ड जो प्रोडक्ट्स है, जो आउटपुट है, उसको प्रोड्यूस कर सकें अपने लिए या फिर उसको बेचने के लिए। मतलब हम किस लिए प्रोडक्शन करते हैं, तो या तो अपने यूज के लिए या फिर हमें वो चीज़ बेचना होता है किसी बिजनेस के लिए। तो हमें ये चीज़ का जानकारी होना चाहिए कि किस तरीके से ये जो हमारे कैपिटल्स हैं उनका हम लोग यूज करें सही से, कि हमारा प्रोडक्शन हो सके। तो इन दिनों क्या है कि ह्यूमन कैपिटल भी एक नया टर्म है जो कि
कैपिटल का एक पार्ट है। तो ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम अगले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक पिक्चर दिख रहा है एक फैक्ट्री का, जिसमें कि बहुत सारे लेबर्स हैं और बहुत सारे मशीन हैं जो काम कर रहे हैं। तो इसमें पहचानना है कि लैंड, तो लैंड क्या होगा कि जो बिल्डिंग है जहाँ पे वो फैक्ट्री चल रही है, लेबर उसमें काम करने वाले जो लोग हैं, और फिक्स्ड कैपिटल जो है वहाँ का जो मशीन है वो फिक्स्ड कैपिटल है। जैसे कि ये जो कपड़ा बनाने का जो मशीन है वो, तो हर एक प्रोडक्शन में जिसमें कि लेबर, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल जुड़े हुए रहते हैं, इन सब को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो जो उसका जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम कहेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्टोरी ऑफ पालनपुर से, कि पहला जो 3 है प्रोडक्शन का फैक्टर्स वो वहाँ अवेलेबल है। तो कन्वीनियंस के लिए हम लोग फिजिकल कैपिटल को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फार्मिंग, सबसे पहले हम फार्मिंग से स्टार्ट करते हैं कि पालमपुर में फार्मिंग है तो इसमें कौन सा फिक्स्ड कैपिटल है, कौन जो है वो वर्किंग कैपिटल है, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो लैंड जो है वो फिक्स्ड है तो इसको हम फिक्स्ड कैपिटल कह सकते हैं। तो फार्मिंग जो है वो पालमपुर का मेन एक्टिविटी है और लगभग 75% जो लोग हैं वहाँ के वो फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट हैं अपने लिवलीहुड के लिए। और फार्मर्स से लेकर के फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं इसमें। तो इनके भलाई के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि फार्म का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। तो सबसे बेसिक इनका क्या एम होता है कि किस तरीके से फार्म का प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो लैंड एरिया जो है कल्टीवेशन का वो तो प्रैक्टिकली फिक्स्ड है, उसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं। तो 1960 से पालमपुर में क्या हो रहा था कि ज़मीन का कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ था, यानी जितना ज़मीन पे वो लोग खेती कर रहे थे उतना ही पे कर रहे थे। लेकिन अब हुआ क्या कि कुछ बेकार पड़े हुए ज़मीन थे गांव में, उसको भी कल्टीवेटेड लैंड में लोगों ने बदल दिया और अब फर्दर कोई स्कोप नहीं है कि और ज़मीन बढ़ाया जाए, क्योंकि जितना भी वेस्ट लैंड था सबका यूज हो चुका है। तो नया लैंड नहीं बढ़ सकता है। तो और कैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लैंड तो है वो फिक्स्ड हो गया, उसको बढ़ा हम सकते नहीं हैं। तो क्या कोई और दूसरा तरीका है? इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या कोई और तरीका है कि हम उसी लैंड से अधिक प्रोडक्शन करें? तो काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, हम जिस तरीके का क्रॉप वहाँ पे ग्रो करते हैं और क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है पालमपुर में, वो बहुत ही मेन रोल प्ले करता है प्रोडक्शन को बढ़ाने में। तो पालमपुर को माना गया है जैसा कि वो उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में है, यानी कि पश्चिमी भाग में, और जितने भी लैंड हैं वो कल्टीवेटेड है, यानी कि कोई भी भूमि को छोड़ा नहीं जाता है, सब पर कुछ न कुछ फसल लगता ही है। तो रेनी सीजन में फार्मर्स यहाँ के करते क्या है कि खरीफ फसल लगाते हैं, जिसमें कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। और ज्वार और बाजरा का यूज वो लोग करते क्या है इन प्लांट्स का, तो कैटल फीडिंग के लिए, यानी कि जो उनके मवेशी है, जो जानवर हैं, उनको खिलाते हैं। और कुछ करते क्या है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में कुछ किसान पोटैटो लगा देते हैं, यानी आलू। और विंटर सीजन में रबी, तो रबी जो है जिसमें कि सबसे मेन जो क्रॉप है वो वीट है, जो कि यहाँ लगाया जाता है। तो वीट जो प्रोड्यूस करते हैं यहाँ के फार्मर, वो पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ जो वीट है वो अपने कंजप्शन के लिए रख लेते हैं अपने फैमिली के लिए, और बाकी जो बच जाता है उसको रायगंज के मार्केट में ले जा करके बेच देते हैं। तो इन फसलों के अलावा कुछ किसान करते क्या है कि शुगर केन का भी खेती करते हैं, यानी कि साल में एक बार वो गन्ने का भी खेती करते हैं, ईख का भी। तो शुगर केन है क्या कि रॉ मटेरियल्स है किसका, तो जैगरी का, यानी कि गुड़ का। और इसको जो ट्रेडर्स हैं यहाँ से ले जाते हैं और शाहपुर जो स्मॉल टाउन है पालमपुर के नज़दीक, वहाँ ले जा कर के बेचते हैं। तो मेन रीज़न है कि क्यों यहाँ के जो किसान हैं वो अलग अलग 3 तरीके के क्रॉप्स साल भर में उगा पाते हैं, क्योंकि यहाँ जो सिंचाई का है यानी इरिगेशन का बहुत अच्छा सिस्टम अवेलेबल है, और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत पहले ही पालमपुर में आ चुका था, जिसके कारण इरिगेशन होता था। तो पहले के समय में इरिगेशन का क्या माध्यम था, तो कुआं में पर्सियन व्हील का यूज किया जाता था। पर्सियन व्हील जो कि पहले के फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा कि रहट होता था, एक गोल व्हील जिसमें बहुत सारा बकेट्स लगा हुआ रहता था, और वो बैल उसको घुमाते थे, और जिसके कारण नीचे से पानी आ करके और ऊपर गिरता था। तो जिसके कारण वो करते क्या थे, जिससे कि अपने छोटे छोटे फील्ड को इरिगेट करते थे, उसका सिंचाई करते थे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक से चलने वाले जो ट्यूबवेल हैं वो कम समय में ज़्यादा जो भूमि
है उसको इरिगेट कर रहे हैं और बहुत ही सुविधापूर्वक। तब सबसे पहले जो ट्यूबवेल्स था वहाँ के सरकार ने इस्टेब्लिश किया, यानी कि सरकार ने कुछ ट्यूबवेल्स वहाँ उस गांव में लगाए और जल्द ही वहाँ के जो फार्मर्स थे वो अपना प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाना शुरू कर दिए। और जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1970 के मिड आते आते लगभग 200 हेक्टेयर का जो भूमि था वो सिंचाई होने लगा, मतलब कि उसमें लोग सींचना शुरू कर दिए और फसल उगाना शुरू कर दिए। पहले जो छोटा भूमि होता था, जो कुआं के नज़दीक रहता था, उसी का सिंचाई होता था, क्योंकि मैनुअली आदमी कितना करेगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ज़मीन के टुकड़े पर क्रॉप लोग उगा पाते हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि एक ही साल में अधिक से अधिक फसल लेना एक ही ज़मीन से। और ये मोस्ट कॉमन वे है किसी भी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कि एक ही ज़मीन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाएं। तो जितने भी फार्मर्स हैं पालमपुर के, वो लगभग 2 मेन क्रॉप्स को उगाते ही हैं, जिनमें कि मेन जो है वो पोटैटो को थर्ड क्रॉप के रूप में भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। लगभग 15 से 20 साल से लोग पोटैटो का भी उत्पादन कर रहे हैं पालमपुर के लोग। अब यहाँ कुछ ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ से हमारे इंडिया का जो है ग्राफ किस तरीके से किस ईयर में क्या प्रोडक्शन बढ़ा है वो सारा चीज़ दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक जो तरीका है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का कि सेम लैंड पे हम मल्टीपल क्रॉपिंग करें, यानी कि एक ही भूमि पे अधिक से अधिक फसल हम लगाएं अलग अलग सीजन में। और दूसरा जो मॉडर्न फार्मिंग का मेथड है वो है हमारा हायर यील्ड, यानी कि अच्छा उत्पादन। तो अच्छा उत्पादन कैसे करना है, तो यील्ड का मतलब है कि क्रॉप प्रोडक्शन जो करना है वो एक ही भूमि पे करना है एक ही सीजन में, लेकिन अच्छे बीज का यूज करके। तो मध्य 1960 से जो बीज जो यूज होता था कल्टीवेशन के लिए वो ट्रेडिशनल यूज होता था, यानी कि लोग करते क्या थे कि इस साल का जो फसल हुआ उसी के बीज को रख लिए अगले साल खेत में लगाने के लिए। तो ट्रेडिशनल सीड में होता क्या था कि कम सिंचाई का ज़रूरत पड़ता था, और जो खाद वगैरह है तो गाय का गोबर डाल दिए खेतों में या फिर कुछ मैन्योर्स डाल दिए फर्टिलाइज़र के रूप में, और उसी से हमारा जो प्रोडक्शन जो था फार्म में हो जाता था। लेकिन ये सब जो है वो रेडली अवेलेबल होते थे किसानों के पास और उन्हें कहीं से ख़रीदना नहीं पड़ता था। लेकिन जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, यानी कि 1960 के अंत तक ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो इंडियन फार्मर जो हैं वो गेहूं और चावल का हाई यील्डिंग वेराइटीज यूज करने लगे, जिसको कि HYVs कहते हैं, HYV सीड्स, उसका उत्पादन करने लगे, मतलब उससे अपना फसल लेने लगे। तो ट्रेडिशनल सीड के कंपैरिजन में HYV जो सीड्स है, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी का जो सीड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ग्रेन का प्रोड्यूस करता है एक ही प्लांट, मतलब एक प्लांट में ही ज़्यादा प्रोडक्शन। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि HYV सीड जो है वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। मॉडर्न फार्मिंग से देखिए कि कम ही जगह में ज़्यादा जगह के मुकाबले खेती हो रहा है। तो इस हाई यील्डिंग सीड से ज़्यादा अमाउंट होने लगा, मतलब सिंगल प्लांट जो है वो ज़्यादा ग्रेन देने लगा, जिसके कारण स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे ही अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा फूड ग्रेन का, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। HYV सीड जो है इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए और केमिकल फर्टिलाइज़र चाहिए और पेस्टिसाइड्स का भी इसे ज़रूरत होता है, तभी ये अच्छा रिजल्ट दे पाता है। तो हायर यील्ड सीड्स के साथ अब किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन हो गया, तो इरिगेशन का, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का। तो सबसे पहले जो किसान थे वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो किसान थे उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज किया इंडिया में, मतलब सबसे पहले वो किसान थे। और फार्मर्स इस क्षेत्र में ट्यूबवेल्स का यूज करते थे इरिगेशन के लिए, HYV सीड्स का यूज करते थे, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज करते थे फार्मिंग में। उनमें से कुछ जो थे उन्होंने मशीनरी भी खरीद लिया था अपने खेती के लिए, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया। तो ट्रैक्टर का यूज उन लोग प्लाइंग के लिए करते थे, यानी कि खेत जोतने के लिए, और थ्रेसर से उनका फसल का कटाई बहुत आसानी से हो जाता था और बहुत तेज़ी से, जिसके कारण उन्हें हाई यील्ड वीट मिलना शुरू हो गया, यानी कि अधिक उपज मिलने शुरू हो गया गेहूं का। और पालमपुर में
पहले ट्रेडिशनल वेराइटी से जिस खेत पर 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर गेहूं होता था, वही हाई एल्डिंग वेराइटी सीड से अब वो बढ़ करके डबल से भी ज़्यादा हो गया, यानी कि 3200 केजी पर हेक्टेयर। और जिसके कारण प्रोडक्शन जो वीट का था वो बहुत ज़्यादा हुआ। तो अब जो मार्केट में जो वो लोग सेल करते थे, यानी कि उनका जो सेल सरप्लस था वो भी बढ़ गया, सेल सरप्लस उनका जो था वो बढ़ गया। तो ये जो थे, अब क्यों मॉडर्न फार्मिंग मेथड में किसानों को ज़्यादा कैश का ज़रूरत पड़ता है पहले के मुकाबले? क्योंकि बाकी जो भी सामान है वो उन्हें मार्केट से ख़रीदना पड़ता है, इसलिए उन्हें कैश का ज़रूरत पड़ता है। अब क्या जो लैंड है वो भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो हाँ, लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्स है और इसका यूज हमें केयरफुली करना चाहिए। ये यानी कि ये नहीं कि अंधाधुंध हम यूज कर रहे हैं। तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स बताते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से हम लोगों ने क्या किया कि नेचुरल रिसोर्स जो है उसका अंधाधुंध यूज शुरू कर दिया। तो बहुत सालों में ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हुआ क्या कि जो हमारे सॉइल का फर्टिलिटी था वो कम होते गया, यानी कि जो हमारा उपज था सॉइल का वो घटते गया, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज कर रहे हैं। और कंटिन्यूअस हम लोग इरिगेट करने के लिए ट्यूबवेल का यूज कर रहे हैं। तो ट्यूबवेल पानी कहाँ से लाता है? तो ग्राउंड वाटर से। तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, यानी कि वाटर टेबल है, वो भी घटते जा रहा है अधिक इरिगेशन का यूज करने से। तो और इन्वायरमेंट रिसोर्स बहुत सारे, जैसे कि सॉइल का फर्टिलिटी हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ये बहुत समय तक नहीं बने रह सकते हैं अगर हम इसको इस तरीके से यूज करते रहें। और एक बार अगर ये ख़त्म हो गए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा इनको फिर से रीस्टोर करना। तो हमें क्या करना है कि ऐसा खेती करना है, ऐसा एग्रीकल्चर करना है कि हमारे फ्यूचर में एग्रीकल्चर का तो डेवलपमेंट हो ही, लेकिन हम इन्वायरमेंट का भी केयर करें। उसके बाद हमारा जो है कि लैंड जो है वो पालमपुर के अगर किसानों को देखा जाए तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि किस तरीके से उनके पास लैंड बटा हुआ है, किनके पास ज़्यादा है, किनके पास कम है, या फिर किनके पास लैंड है ही नहीं, ज़मीन है ही नहीं। तो आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि लैंड जो है वो फार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लैंड होगा ही नहीं तो फार्मिंग होगा ही नहीं। और अनफॉर्चुनेटली है क्या कि बहुत सारे जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, इंगेज्ड हैं, और उनके पास सफिशियंट लैंड भी है कल्टीवेशन के लिए। लेकिन पालमपुर में लगभग 1/3 जो फैमिली है, यानी कि 450 फैमिली, वो लैंडलेस हैं, यानी कि उनके पास ज़मीन खुद का नहीं है। और 150 फैमिली जो हैं उनमें से वो दलित हैं जिनके पास कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं है, यानी कि खेती करने के लिए। और जो बचे हुए फैमिली हो गए जिनके पास अपना लैंड है, तो उसमें से 240 फैमिली ऐसे हैं जो कि छोटे प्लॉट पे खेती करते हैं, यानी कि उनका जो प्लॉट है वो 2 हेक्टेयर से भी कम का है। और इस तरीके के प्लॉट में अगर खेती लोग करते हैं तो वो उनके फैमिली के लिए इनकम का बिजनेस नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ जो फैमिली हैं वो स्मॉल प्लॉट्स पे फैले हुए, मतलब कि स्मॉल प्लॉट जो है उन्हीं पे वो लोग खेती करते हैं। और स्मॉल वो लोग कौन हैं? तो वे स्मॉल फार्मर्स हैं। जबकि दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो लगभग आधा जो गांव का जो ज़मीन है वो लार्ज साइज में है, मतलब उनका जो साइज़ है वो बड़ा बड़ा है। और केवल जो 60 फैमिली हैं इनमें से उनके पास मीडियम या फिर लार्ज फार्मर जो हैं वो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं, 60 परिवार। और कुछ ऐसे लार्ज फार्मर्स हैं, बड़े किसान, जिनके पास कि 10 हेक्टेयर या फिर उससे भी ज़्यादा ज़मीन है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कि हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर भी चाहिए, तो लैंड तो हो गया, अब जो है वो लेबर चाहिए, तो लेबर कौन प्रोवाइड कराएगा? तो लैंड के बाद जो लेबर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का। तो फार्मिंग में बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो तो अपने खेत में खुद काम कर लेते हैं अपने फैमिली के हेल्प से,
और उनके फैमिली जो हैं वो ही उनका मदद करते हैं फार्मिंग में। लेकिन मीडियम और लार्ज फार्मर जो हैं वो लेबर को क्या करते हैं कि हायर करते हैं अपने फील्ड में काम करने के लिए। और फार्म लेबरर जो हैं वो या तो उन फैमिली से आते हैं जिनके पास ज़मीन ना है, या फिर जिनके पास थोड़ा ज़मीन है, तो अपने खेतों में काम करने के बाद उनके पास जो समय बच जाता है उस समय में वो जो बड़े किसान हैं उनके खेतों में काम करते हैं। तो फार्मर के जैसे ही जो फार्म लेबरर हैं उनके पास भी ये अधिकार नहीं है कि जिस अनाज का उन्होंने उत्पादन किया है उस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। तो वो क्या है, आखिर उनको क्या मिलता है इस लेबर के बदौलत, मतलब मेहनत जो करते हैं, तो वो पेड वेज, मतलब उनको पैसा मिलता है, या फिर काम के बदले कैश मिला, या कोई फसल मिल गया कि हाँ ये लीजिए। और कभी कभी किसी किसी लेबर को तो खाना भी खिला दिया जाता है कि हाँ जिस दिन काम कर रहे हैं उस दिन आप मेरे यहाँ ही खाना खाइए। और जो वेज है वो क्षेत्र दर क्षेत्र अलग है, मतलब कहीं पे जो लैंड लेबरर्स हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, कहीं कम मिलता है। तो वो जगह जगह पे डिपेंड करता है और फार्म एक्टिविटी पे, यानी कि अगर सोइंग का काम करना है, मतलब कि जो घास फूस है उसमें से जो उखाड़ना है उसमें कम मेहनत है तो कम पैसा मिलेगा, और हार्वेस्टिंग में फसल काटना है तो ज़्यादा मेहनत है तो उसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। और इसके कारण ये जो रोज़गार है यानी कि लैंड लेबरर्स का, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। और फार्म लेबरर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे एम्प्लॉयड रहते हैं, मतलब कि प्रतिदिन उनको देखना पड़ता है अपने एक्टिविटी के लिए। तो कुछ जो है कि हार्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए, और कुछ जो है कि पूरे साल के लिए ही मतलब इंगेज्ड रहते हैं। कुछ ऐसे लेबरर हैं जो कि पूरे साल के लिए कि हाँ मेरे खेत में जो भी काम है वो आपको करना है, और कुछ जो है कि जब फसल का कटाई है तभी उनको लगाते हैं। तो डाला एक जो किसान है वो लैंडलेस लेबरर है, यानी कि उसके पास अपना ज़मीन नहीं है, वो डेली वेज पे पालमपुर में काम करता है। इसका मतलब क्या है कि वो डेली अपने काम का तलाश में रहता है कि हाँ कब काम मिले। और सरकार के द्वारा जो है वो खेत में काम करने वाले मजदूरों का जो वेज है वो फिक्स किया गया है कि 300 पर डे मिलेगा। कब से, तो मार्च 2017 से ये फिक्स कर दिया गया है। लेकिन डाला जो है उसको केवल 160 रुपया मिलता है। तो है क्या कि यहाँ हेवी कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है वर्क के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा फार्म लेबरर्स हैं जो कि बोलते हैं कि चलिए मुझे काम दे दीजिए, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है कि कम पैसे में भी एग्री करना पड़ता है। और इसी को लेकर के डाला जो है हमेशा रामकली एक और फार्म लेबर है उससे वो बात करते हैं और हमेशा बताते हैं कि हमारा स्थिति कितना ख़राब है। तो ये जो डाला और रामकली जो हैं वो गांव के सबसे पुअरेस्ट लोग हैं, यानी कि सबसे गरीब लोगों में से एक हैं। अब जो लेबर हो गया, लैंड के बाद लेबर, अब उन्हें कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए कैपिटल, तो कैपिटल भी नीड है फार्मिंग में। तो जैसा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो अगर मॉडर्न मेथड फार्मिंग का अपनाते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा रोल है कैपिटल का, यानी कि पैसा का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जो छोटे किसान हैं वो करते क्या है कि किसी से वो पैसे कर्ज लेते हैं कैपिटल के रूप में, और उसके बाद जैसे कि वो क्या किए कि बड़े फार्मर से ले लिए, या फिर गांव के जो ज़मींदार हैं या फिर जो कर्ज देने वाले हैं उनसे लेते हैं, और या फिर ट्रेडर से ले लेते हैं जो व्यापारी हैं, और उनको कहते हैं कि जब मेरा फसल होगा तो मैं आपको अपना फसल दे दूंगा। और जो लोन में जो इंटरेस्ट का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण जब वो लोन को रीपे करते हैं, यानी कि अपना लोन जब चुकाना जब उनका शुरू होता है तो उस कारण वो बहुत ही परेशानी में आ जाते हैं, डिस्ट्रेस हो जाते हैं। उसके बाद अगर दूसरी ओर देखा जाए तो स्मॉल फार्मर जो हैं वो करते क्या है कि मीडियम या लार्ज फार्मर के पास अपना जो सेविंग है यानी कि जो बचत है वो उनके पास रख देते हैं, और जब उनको ज़रूरत होता है कैपिटल का तब उनसे ले लेते हैं। तो किस तरीके से इन फार्मर्स का सेविंग होता है, मतलब कहाँ से उनके पास पैसा आता है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि उनके पास पैसा कहाँ से आता है। तो उनके पास पैसा आने का है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, यानी कि फार्म में जो प्रोडक्शन हुआ जो कि उनके कंजप्शन से अधिक हुआ उसी को वो लोग बेचते हैं और उसी से उनके पास सेविंग आता है। तो अगर सपोज कर लिए कि कुछ जो फार्मर्स हैं वो गेहूं अपने ज़मीन पर लगाएं
तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके, और गेहूं को जब हार्वेस्ट कर लिए तो उनका जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गया। तो अब इस गेहूं का वो फार्मर्स करेंगे क्या? तो वो करते क्या हैं कि गेहूं के कुछ पार्ट को अपने फैमिली कंजप्शन के लिए रख लेते हैं और बाकी जो बच जाता है उसको वो लोग सेल कर देते हैं। तो स्मॉल फार्मर जैसे कि सविता और गोविंद का जो बेटा है, उनके पास बहुत कम गेहूं बचता है क्योंकि उनका टोटल प्रोडक्शन ही बहुत कम होता है, क्योंकि उनके पास बहुत छोटा ज़मीन है और बहुत ज़्यादा जो वीट है वो उनके फैमिली नीड के लिए उनके घर पे ही रह जाता है। लेकिन जो मीडियम और लार्ज फैमिली फार्मर्स हैं जिनके पास अच्छा खासा गेहूं होता है, वो करते क्या हैं कि अपने वीट को मार्केट में ले जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने फिगर में देखा है कि बुल्लोक कार्ट से वो लोग मार्केट ले जा रहे हैं गेहूं को, और उसके बाद मार्केट में जो ट्रेडर होते हैं, व्यापारी, वो उन गेहूं को खरीदते हैं और फर्दर शॉपकीपर जो होते हैं टाउन्स और सिटीज़ के, उनको वो बेचते हैं। तो तेजपाल सिंह जो हैं वो एक बड़े किसान हैं। उनके पास उनके अपने ज़मीन पर, मतलब जो घर के यूज के लिए है, फैमिली कंजप्शन के लिए, वो गेहूं रखने के बाद भी 350 क्विंटल्स गेहूं बच गया। तो वो करेंगे क्या कि जो बचा हुआ गेहूं है उसको मार्केट में बेचेंगे। तो रायगंज का जो मार्केट है वहाँ से बेचे और उन्होंने अच्छा अर्निंग कमाया। तो इस अर्निंग का तेजपाल सिंह करेंगे क्या? तो पिछले साल तेजपाल सिंह ने किया क्या था कि जो मनी आया था उसको अपने बैंक अकाउंट में सेव कर दिए थे, और बाद में उस मनी को निकाल करके जो छोटे किसान जैसे सविता जैसे जिनको कि लोन का ज़रूरत था उनको लोन दिया। और इस सेविंग का यूज करके इस बार उन्होंने सोचा है कि, और कुछ सेविंग का वो यूज करके अगले सीजन में फार्मिंग में लगाते हैं। लेकिन इस बार तेजपाल सिंह ने ये सोचा कि इस जो अर्निंग है उससे वो एक दूसरा ट्रैक्टर खरीदेंगे। तो ये जो ट्रैक्टर है वो उनका फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा, तो ये फिक्स्ड कैपिटल आ जाएगा। तो तेजपाल सिंह के जैसे ही दूसरे और भी बड़े और मंझोले किसान जो हैं वो करते क्या हैं कि अपने सरप्लस, उनका जो सरप्लस जो फूड है उसको वो बेच देते हैं। सरप्लस फूड को वो बेच देते हैं खेतों में, मार्केट में वो सरप्लस फूड को बेच देते हैं, और कुछ जो पैसा कमाते हैं उससे जो अर्निंग होता है उसको सेव कर लेते हैं और बाकी कैपिटल का नेक्स्ट सीजन में यूज करते हैं। तो इस तरीके से वो फार्मिंग में कैपिटल अपना और सेविंग को अरेंज करने में वो एबल हैं। तो कुछ जो किसान हैं वो करते क्या है कि इन सेविंग से मवेशी खरीदते हैं, कुछ ट्रक खरीदते हैं और कुछ छोटे मोटे दुकान डाल देते हैं। तो ये सब जो है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पालमपुर में कौन कौन सा है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि मेन प्रोडक्शन जो है वहाँ का फार्मिंग ही है, और उसके अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में लगभग 25% जो लोग हैं पालमपुर के वो जुड़े हुए हैं। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हो गया डेयरी। तो कॉमन जो एक्टिविटी है वो डेयरी हो गया। तो डेयरी में लोग करते क्या हैं कि कुछ लोग जो हैं वो बफैलो पालते हैं, यानी भैंस पालते हैं, और उनको अलग अलग काइंड्स के जो घास है वो खिलाते हैं, और ज्वार और बाजरा जो वो रेनी सीजन के दौरान अपने खेतों में उगाते हैं उसे भी खिलाते हैं। और जो मिल्क है उसको ले जा करके रायगंज में बेचते हैं, जो कि नज़दीक का बड़ा सा गाँव है। और 2 ट्रेडर्स जो हैं शाहपुर टाउन्स के वो आते हैं और उन सब को कलेक्ट करके जो भी मिल्क है उसको चिलिंग सेंटर तक ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करके बड़े बड़े शहरों तक। तो अब कुछ एग्जाम्पल जो है वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो पालमपुर में होता है। तो प्रेजेंट में लगभग 50 से भी कम लोग मैन्युफैक्चरिंग में जुड़े हुए हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि जैसे शहरों में बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, उसी तरीके से पालमपुर में बहुत छोटा प्रोडक्शन मेथड है जिसको कि स्मॉल स्केल बिजनेस हम कह सकते हैं, जो कि अधिकतर किया जाता है कहाँ? तो घरों में, या फिर वो अपने खेत में छोटा मोटा फैक्ट्री जैसा कुछ बनाते हैं और जिसमें मेनली उनके फैमिली लेबर्स ही वर्क करते हैं, और कभी कभी ही वो रेयरली ही दूसरे मजदूर को हायर करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो नॉन
फार्मिंग एक्टिविटी है वहाँ का शॉपकीपर पालमपुर में। तो वैसे लोग जो कि ट्रेड में जुड़े हुए हैं, जो कि गुड्स का जो सामान है उसका आदान प्रदान करते हैं, वो बहुत कम है पालमपुर में। और जो ट्रेडर्स हैं पालमपुर के, वो शॉपकीपर्स ही हैं। वो करते क्या हैं कि होलसेल मार्केट से जो शहरों में है वहाँ से सामान खरीद कर के लाते हैं और गांव में बेचते हैं। तो बहुत सारे जो हम लोग जनरल स्टोर गांव में देखते हैं, वो करते क्या है कि बहुत सारे सामान बेचते हैं, जैसे कि चावल, गेहूँ, चीनी, चाय, तेल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, इन सब के सामान बेचते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि कपड़े भी रखते हैं, मतलब कपड़ा भी बेचते हैं। और बहुत कम फैमिली जो हैं जिनका कि घर बस स्टैंड से नज़दीक है, वो करते क्या है कि छोटा सा शॉप वहाँ पे लगा लेते हैं और कुछ खाने पीने का जो सामान है वो वहाँ बेचते हैं। अब जो अगला जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वो ट्रांसपोर्ट है, जो कि फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। तो बहुत सारे वेराइटी ऑफ व्हीकल्स जो रोड पर चलते हैं, वो करते क्या है कि पालमपुर को रायगंज से जोड़ते हैं, जैसे कि रिक्शा वाला हो गया, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स। ये वैसे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि प्राचीन काल से जैसे बैलगाड़ी चलते आ रहा है, बोगी, उसको भी चलाते हैं और वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो वो करते क्या है कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, या फिर जो उनका सामान है उसको भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, और उनके बदले में उन्हें क्या मिलता है, तो पैसा। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए हैं बहुत सालों से। तो यहाँ जो आपका जो चैप्टर था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर वो समाप्त होता है। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो कर लीजिए, और जो समरी है उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।